हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष क्या है वो पूछा गया है। तो फ्रैंकल दोष हम लोग जानते हैं, ये हम लोग का चैप्टर 1 से लिया गया है, ठोस अवस्था से। तो फ्रैंकल दोष है क्या, तो वो बताना है। तो फ्रैंकल दोष किसी आयनिक ठोस में धनायन या ऋणायन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतराकाश में आ जाते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास जो है वो क्या है, ये जो है वो हम लोग के पास जो है आयन ठोस है। और ऐसा कर लेते हैं, ये जो है मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सब जो है वो हम लोग के पास आयन है। ठीक है, तो इसमें से या तो धन या फिर ऋण अपने वास्तविक जगह से हट करके, मान लीजिए ये वाला जो है वो प्लस अपने स्थान से हट करके बाहर आ जाए, कहा गया अंतराकाश में चले आते हैं। तो इससे जो होता है वो क्या होता है, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। इससे फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए धनायन का आकार ऋण आयन से बहुत छोटा होनी चाहिए। इससे धनायन का आकार जो है वो ऋण आयन से बहुत छोटी होनी चाहिए। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें पूछा गया था कि फ्रैंकल दोष क्या है। तो फ्रैंकल दोष जो है वह किसी आयनिक ठोस, ये जो है वो हम लोग का आयनिक ठोस है। और इसमें मान लेते हैं कि कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई प्लस है, कोई माइनस है। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, प्लस माइनस है। तो वो जो है वो अपने वास्तविक स्थान से हटकर जालक बिंदु से हट करके विस्थापित होकर के अंतराकाश में चला जाता है। मतलब यहाँ से हट करके और अलग साइड में चला जाता है। इसे ही बोलते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, धनायन का आकार जो है वो ऋणायन से बहुत छोटी होनी चाहिए। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व जो है वो क्या होता है, घटता नहीं है परंतु घनत्व जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो फ्रैंकल दोष आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं वो पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जाना। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब ये जो पदार्थ होते हैं इसमें पेयर्स में होते हैं, इस प्रकार के पेयर्स में होते हैं। ये अकेला नहीं रह सकता, दोनों क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो इनमें जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सभी कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं, सभी कक्ष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन के दौरान नष्ट हो जाता है और यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। क्या करते हैं इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण विपरीत चक्र वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन के दौरान नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है और ये जो है वो चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जाना, आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास आना। तो इसमें जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा Zn2+ जो कि एक यौगिक है, TiO2 NaCl, ये जो है वह C6H6 हो जाएगा, ये रॉन्ग है, C6H6। इसके बाद V2O3 Mg2+ आदि, ये सब जो है वो क्या इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे O3 हो जाएगा।
तो ये सब जो है वह एग्जाम्पल है प्रतिचुंबकीय का। क्या क्या? Zn2+ TiO2 NaCl C6H6 V2O3 और Mg2+, ये सब जो है प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत अपघट में जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वैद्युत अपघट में जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, किसी वैद्युत अपघट में जलीय विलयन में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में जल मिलाएंगे तो उसमें विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। तो इसमें जो है जब हम लोग उस पे जल मिलाएंगे, वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में जल मिलाएंगे, तो उसमें जो होगी उसमें जो होगा उसका जो प्रभाव होगा वो हो जाएगा प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी। जब आयनों की कमी होगी उसके कारण विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो है वो इसके प्रभाव है, असर करता है इस पे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान में रखिए कि किसी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में जब हम लोग जल मिलाएंगे तो उसमें प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी हो जाएगी। जब कमी होगी, आयनों की कमी होने के कारण विशिष्ट चालकता का मतलब चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हम लोग का सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चलिए निम्नलिखित बातों पर वो जो है वो निर्भर करता है। पहले डाले गए विद्युत अपघट की प्रकृति, पहला क्या है, डाले गए विद्युत अपघट की प्रकृति। दूसरा प्राप्त आयनों का अमाप एवं उसका विलायक संकरण। दूसरा ये। तीसरा जो हो जाएगा विलायक की प्रकृति एवं सांद्रता। थर्ड है, फोर्थ हो जाएगा विद्युत अपघट की सांद्रता। और फिफ्थ हो जाएगा ताप, यानी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये जो है वो इन बातों पर विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता निर्भर करती है। तो ध्यान में रखिए कि 5 कौन कौन से। डाले गए विद्युत अपघट की प्रकृति, क्या, डाले गए विद्युत अपघट की प्रकृति। दूसरा है प्राप्त आयनों का अमाप, प्राप्त आयनों का अमाप एवं उसका विलायक संकरण। थर्ड जो है विलायक की प्राकृतिक एवं श्यानता, क्या है, विलायक की प्राकृतिक एवं श्यानता। चौथा है विद्युत अपघट की सांद्रता। और पांचवा है ताप, ताप यानी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ताप हो जाएगा। तो ये जो है वो 5 बातें हैं जो विद्युत आयनिक विलयनों की चालकता पर निर्भर करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्प्रेरक के कार्य की व्याख्या एक रासायनिक प्रतिक्रिया करे। उत्प्रेरक के कार्य की व्याख्या करना है लेकिन एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो खुद तो अपरिवर्तित रहता है, मतलब खुद कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसे ही बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर यह सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तथा उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो O2 के साथ करा रहे हैं हम लोग, O2 + 2NO। जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग के पास जो हो जाएगा 2N लिखेंगे, ठीक है, 2N हो गया, N 2 ही बार है, O जो है वो 4 बार दिया हुआ है। कई बार दिया हुआ है, 4 बार।
2 और 2 यहाँ 2O दिया हुआ है और O2 दिया हुआ है, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 4, तो O2 लिखेंगे, तो 2 और 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2NO2। ये जो है तो O क्या है वो अभिकारक है, 2NO जो है वो उत्प्रेरक है, जो कि हम लोग के पास 2NO2 प्राप्त है और 2NO ऑलरेडी प्राप्त है, और मध्यवर्ती क्या हो जाएगा 2NO2। दूसरा एग्जांपल है SO2 प्लस NO2, SO2 प्लस NO2, इसमें जो है वो हम लोग के पास क्या आ रहा है, NO तो हम लोग के पास ऑलरेडी है, NO क्या है हम लोग का उत्प्रेरक है, तो जब SO2 का अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, तो O2 और O2 4 O2 है, मतलब 4 ऑक्सीजन आया हम लोग के पास, और S, तो S के साथ हम लोग मिला करके S, और 2 यहाँ से ऑक्सीजन लिए, 1 यहाँ से ऑक्सीजन लिए, तो क्या हो जाएगा SO3 प्लस हम लोग के पास क्या बचा 1 ऑक्सीजन और N, तो NO, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का प्रतिफल उत्प्रेरक हो जाएगा। तो यही बोला गया था एग्जाम्पल में, हम लोग को एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बताना था। तो याद रखिए उत्प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो खुद चेंज नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है। आप लोग को दिख रहा होगा खुद चेंज नहीं हुआ, NO हर जगह है, NO यहाँ भी प्राप्त हुआ, यहाँ भी प्राप्त हुआ, खुद चेंज नहीं हुआ लेकिन अभिक्रिया को चेंज कर दिया। यहाँ के यहाँ रिएक्शन करें तो हम लोग के पास 2NO2 प्राप्त हुआ, दूसरा रिएक्शन करें तो SO3 प्लस NO प्राप्त हुआ। हम लोग को दोनों जगह पे NO प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या अभिक्रिया चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है अभिक्रिया चेंज हो रहा है, तो खुद चेंज नहीं हुआ लेकिन वेग को अभिक्रिया को वो चेंज कर देता है। क्या करता है खुद जो है वह क्या करता है, खुद अपरिवर्तित रहता है, चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण होने वाली अभिक्रिया निम्न है। दो एग्जांपल, ये पहला 2ZNS प्लस O2, जब इसको हम लोग कोक के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये वर्जन हम लोग का, तो इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हम लोग के पास जो आएगा क्या आ जाएगा ZNS है, तो हम लोग जो है वो यहाँ से O2 उठाएंगे, O उठाएंगे, यहाँ पे O कितना बार है 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2ZNO, 2 ऑक्सीजन हम लोग के पास है, 2 जिंक 2Z आ गया और 2 N वो आ गया, बचा हम लोग के पास क्या है प्लस 2S बचा, तो 2S बचा क्या अब हम लोग के पास, क्योंकि यहाँ पे 3O2 है, तो यानी 3 × 2 यानी 6, ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो हम लोग उठा कितना रहे, हम लोग उठा 2 ही रहे, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 2 ही लिए, तो बचा कितना 4, तो हम लोग 2S तो ले लिए लेकिन O, अब O में हम लोग कितना करेंगे, जो हम लोग को 4 आ जाएगा, तो 2 2 and 2 4 हो जाएगा, तो हम लोग के पास जो रिएक्शन आया, ये रिएक्शन हम लोग के पास प्राप्त हुआ 2ZNO प्लस 2SO2। तो ये जो है वो कोक के साथ अभिक्रिया कराने पर, दूसरा हम लोग जब अपचयन का कराएंगे तो ZNO के साथ कार्बन का, तो ये जो कोक के साथ करेगा तो ZN अपना जिंक बनाएगा, उसके बाद CO जाके अपना अभिक्रिया बनाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था जिंक ब्लेड के साथ जिंक के निष्कर्षण होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को लिखे, जो कि हम लोग के पास 2 अभिक्रिया दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दी है। तो देखिए अच्छे से देख लीजिए, जब हम लोग कोक के साथ यानी हीट करेंगे इसको, तो हम लोग के पास जो है वो क्या हो जाएगा 2ZNO प्लस 2SO2, और दूसरा जो है वो ZN प्लस CO प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाले अभिक्रियाएं हैं। तो ध्यान में रखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है SN1 और SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताइए। डिफरेंस बताना है SN1 और SN2 प्रतिक्रियाओं में। तो चलिए देखते हैं SN1 अभिक्रिया का वेग सिर्फ अभिकारक के संदर्भ पर निर्भर करता है। सिर्फ अभिक्रिया का वेग, जो SN1 अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है, अभिकारक के संदर्भ पर, जबकि SN2 के वेग अभिकारक तथा न्यूक्लियोफिक दोनों के सांद्रण पर निर्भर करता है। SN1 जो है वो अभिक्रिया के वेग में सिर्फ अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, लेकिन SN2 जो है वह SN2 में वेग अभिकारक तथा न्यूक्लियोफिलिक दोनों में सांद्रण पर निर्भर करता है। दूसरा जो है वो SN1 अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेप में पूरा हो जाता है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन SN2 जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, यानी एक ही स्टेप में वो कंप्लीट होता है। SN3 है
कि SN1 मतलब थर्ड जो है वो हम लोग का एग्जाम्पल कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है जबकि SN2 में नहीं बनता है। तो SN1 और SN2 में हम लोगों ने 3 डिफरेंस दिए हैं, जो कि क्या है कि SN1 जो है अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, और SN2 में जो है अभिक्रिया का वेग के अभिकारक पर और न्यूक्लियोफिलिक के दोनों पर सांद्रण पर निर्भर करता है। दूसरा है SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं और SN2 अभिक्रिया सिंगल स्टेप पे कंप्लीट होता है। थर्ड हो जाएगा SN1 अभिक्रिया में जो होती है मध्यवर्ती बनती है जबकि SN2 में नहीं बनती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति तथा शरीर क्रियात्मक सक्रियता को संक्षिप्त रूप में समझाइए। इंसुलिन इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट अपचायक को प्रबल रूप में प्रभावित करती है। इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट अपचायक को प्रबल रूप में प्रभावित करती है। यह कोशिका की झिल्ली को भेद क्षमता को बढ़ाकर तथा ग्लूकोज को फेस्टीकरण में वृद्धि कर कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं का प्रवेश में सहायता कराती है। इंसुलिन सबसे पहले क्या काम करती है? वो कार्बोहाइड्रेट अपचायक को प्रबल रूप से प्रभावित करती है। इसके बाद कोशिका की झिल्ली जो होती है, कोशिका की झिल्ली होती है उसमें भेद क्षमता को बढ़ा देती है। ग्लूकोज में फोस्फेटीकरण में वृद्धि कर मतलब पहले तो वो भेद क्षमता को बढ़ाती है, फिर ग्लूकोज में फोस्फेटीकरण में वृद्धि कराती है। कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा अन्य शर्कराओं के प्रवेश में हेल्प भी करती है। हो गया। आगे देखते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता कम करती है। इंसुलिन ब्लड में क्या करती है? ग्लूकोज की सांद्रण को कम कर देती है। यह अपापचक यानी एनाबोलिक क्रियाओं को बढ़ाती है तथा अपापचक यानी कैटाबोलिक क्रियाओं को संदमित करती है। मतलब संदमित मतलब कम कर देती है। मनुष्य में इसकी कमी होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब शुगर पेशेंट, शुगर हो जाता है, मधुमेह शुगर। तो इसकी कमी के कारण शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन की रासायनिक प्राकृतिक तथा शारीरिक क्रियाओं की सहायता का संक्षिप्त रूप में समझाना था, जो कि मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल में डिफरेंस यानी अंतर को स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं। ऑयल ऑफ विटरप्रीन परीक्षण के द्वारा अल्कोहल एवं इमाइल अल्कोहल के बीच अंतर किया जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है। मिथाइल अल्कोहल क्या करता है? मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल कोई नहीं देता, कुछ भी नहीं देता है, वो गंध नहीं देता है। तो परीक्षण में बताना था हम लोग को। तो क्या है? मिथाइल अल्कोहल मिथाइल सैलिसाइलेट को गंध देता है, जबकि इथाइल अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। तो ये जो है वो सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कारण बताइए तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ता है। तो ये जो है क्वेश्चन हम लोग का है कि कारण बताइए तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की गति ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसमें कारण बताना था कि तापक्रम बढ़ाने से प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम लोग तापक्रम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो ये जो है वो हम लोग का राइट जवाब है। आज हम लोग क्वेश्चन 10 ही कंप्लीट करेंगे, बाकी जो है बचे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको मजा आया है, समझ में आया है। तो चलिए, इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।